गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और जैसे कि आपको पता है, हम चैप्टर रीमान इंटीग्रल कर रहे थे और इसके अंदर हमने 1.2 तक के अपने सभी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज की वीडियो डाउट वीडियो है जिसके अंदर 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस होगा। इसके अलावा हमारे पास थ्योरम 1.14.2 डिस्कस होगी। जिन बच्चों का डाउट था 1.14.3 थ्योरम, उनके लिए मैं बता दूं, अगर इन दोनों में से आप एक कर लोगे तो रिलेटेड ही है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1.14.2 है, इसलिए मैं वो करा रही हूँ। बिल्कुल सेम ही है 1.14.2 थ्योरम और 1.14.3। तो अगर आपको दोनों में से एक भी आती है तो आप दूसरी वाली समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए आप एक बार बुक से भी गो थ्रू करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4th, 5th, 7th भी मेरे पेज पर अपलोडेड है। अगर आपको उनमें से किसी भी थ्योरम या क्वेश्चन के अंदर डाउट हो तो आप जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1st, 3rd, 4th, 5th और 6th हाफ अपलोडेड है। 15 फेब के बाद ग्रुप्स एंड रिंग्स ही अपलोड होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आज की वीडियो है हम उसे स्टार्ट करते हैं। और एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या दी हुई है। एग्जाम्पल 2 है ये, एक्सरसाइज 1.2 का। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है, शो डैट द फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है वो देखो। फंक्शन में हमारे पास वैल्यू किस तरीके से दी हुई है कि एफ एक्स की वैल्यू 1/2 रेज टू द पावर n है जब आपके पास x लाई कर रहा है 1/2 रेज टू द पावर n+1 से लेके 2n तक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लेस देन का साइन है और यहाँ पर इस तरफ लेस देन और इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू इस तरीके से दी हुई है और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 है। कब? जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है। तो ध्यान से देखो, 1/2 रेज टू द पावर n वैल्यू कब है? जब हमारे पास x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है और हमारे पास 0 है जब x इक्वल टू 0 है। तो एक बार यहाँ पर पुट करके देखो, ये n की वैल्यू क्या है? 0 से लेके 1/2। एक बार देख भी लेते हैं क्वेश्चन के अंदर प्रूफ क्या करना है, उसके बाद हम वैल्यू पुट करके देखेंगे। इसको हमने दिखाना है कि ये फंक्शन है इंटीग्रेबल है 0 to 1 इंटरवल के अंदर, ऑल्दो इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अभी इसके बाद जो हम थ्योरम करेंगे उसके अंदर हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर किसी फंक्शन के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होती हैं और वो बाउंडेड हो तो वो इंटीग्रेबल होता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल तो है बट उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है, कोई स्पेसिफिक केसेस ही होते हैं। लेकिन अगर फंक्शन के पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है और वो बाउंडेड है तो वो इंटीग्रेबल होगा। इनफाइनाइट के केस में हमें चेक करना पड़ता है और ये एग्जाम्पल है उसके लिए कि जहां आपको दिखाना हो कि आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होने के बावजूद भी फंक्शन जो है इंटीग्रेबल हो सकता है। और उसके बाद आपको इवेलुएट करनी है इंटीग्रेशन 0 to 1 f(x) dx की वैल्यू। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की ही वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर n वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है? 0 से लेके अप टू सोन, 0, 1, 2 अप टू सोन, यानी कि n बिलोंग टू होल नंबर, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम n की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे, उसके बाद n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, इस तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है फंक्शन के अंदर। ठीक है, ध्यान से देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है। इसके अंदर हमारे पास जब मैंने n की वैल्यू 0 पुट की तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 1/2 रेज टू द पावर 0 वही लिखी है, तो ये बन गया 1/1 के इक्वल, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2 रेज टू द पावर n+1 इसके अंदर जब हम पुट करेंगे वैल्यू, तो देखो हमारे पास क्या आएगी? 2 रेज टू द पावर 0+1 डेट इज 2 रेज टू द पावर 1, ये रहा। इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 रेज टू द पावर n की वैल्यू क्या पुट की है? 0। तो क्या बन गया? 1/2 रेज टू द पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1/1 और यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो x जब हमारे पास 1/2 से 1 के अंदर लाई कर रहा है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। नेक्स्ट, फंक्शन के अंदर n की वैल्यू पुट करो 1, क्योंकि अभी क्या पुट की थी? 0, अब 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1/2
और यहाँ पे क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1/2 रेज टू द पावर 2 से लेके 1/2 रेज टू द पावर 1। यहाँ पर आपको इस इनइक्वालिटी के अंदर n की वैल्यू 1 पुट करनी है तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आपको पुट करना है n की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वाली। उसके बाद n की वैल्यू अप टू सोन n के लिए तो आपको पता ही है, यही रिजल्ट दिया हुआ है हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर। और लास्ट में हम लिख देंगे कि फंक्शन की वैल्यू 0 है। कब 0 है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो वैल्यूज लिख दी फंक्शन की जिस तरीके की हमारे पास आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू किस तरीके की दिख रही है, एक बार देखो। हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू 1 थी, देन 1/2, देन 1/2 रेज टू द पावर 2 अप टू 2 रेज टू द पावर n, यानी कि वैल्यूज घट रही हैं। और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू भी क्या है, 0, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पर लाई कर रही हैं, 0 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में। ठीक है, यानी कि 0 भी आ रही है वैल्यू फंक्शन की, 1 भी आ रही है और उनके बीच की भी काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। फंक्शन बाउंडेड होने का रीज़न क्या लिखेंगे हम, कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यूज़ हैं डेट इज़ f(x) बिलोंग टू 0 to 1/2। f(x) हमारे पास 0 to 1/2 0 to 1 के अंदर बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर बिलोंग कर रही है, 0 से 1 के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास ये जो फंक्शन था ये बाउंडेड है। फंक्शन इज बाउंडेड ऑन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है ये फंक्शन। हम जब लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या है, x ग्रेटर देन 1/2, एक बार 1/2 वाले पॉइंट के लिए हम चेक करें, और यहाँ पर x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमारे पास x ग्रेटर देन 1/2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे निकाल रहे हो वैल्यू तो 1/2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट पे निकाल रहे हो तो 1 आ रही है, और उस पॉइंट पर f(1/2) निकालें, अगर हम उसी पॉइंट पर वैल्यू निकालें तो हमारे पास 1/2 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1/2 पे क्या है, ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप देखोगे 1/2 पे भी डिसकंटिन्यूअस, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 रेज टू द पावर 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस, 1/2 रेज टू द पावर 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस, अप टू 1/2 रेज टू द पावर n पे भी फंक्शन क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस। अब देखो ध्यान से, इसके बाद ऐसे ही जब हमारे पास ये लास्ट वाली, जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो एक बार हमारे पास फंक्शन पे वैल्यू तो आ रही है 0, और एक बार हमारे पास आ जाएगी 2 रेज टू द पावर n, 1/2 रेज टू द पावर n। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है 0 पर भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट। ये हमने कौन से पॉइंट लिखे हैं जिस पर हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो कितने पॉइंट्स हो गए, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए ना, क्योंकि हमारे पास ये जो n है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 1 से लेकर अप टू सो ऑन, क्योंकि हमने यहाँ पर जब ऊपर लिया था n तो होल नंबर से लिया था। अब यहाँ पर जब हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास 1/2 रेज टू द पावर 0 डेट इज इक्वल टू 1, 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 पे तो एक ही वैल्यू आ रही है। ठीक है, उसके बाद 1/2 रेज टू द पावर 2, 1/2 रेज टू द पावर 3 इन पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमने लिख दिया कि नॉट कॉन्टिन्यूस एट दीज पॉइंट। और ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं इनफाइनाइट हैं, क्योंकि सॉरी यहाँ पर n नहीं आएगा। ठीक है, 1/2 1, क्योंकि इसके बाद n के बाद भी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है, n तो हमारे पास होल नंबर से बिलोंग करे तो अप टू सो ऑन वैल्यूज जाती रहेगी, लेकिन याद रखना हमारे पास 1/2 रेज टू द पावर 0 पर तो कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन नहीं किया है। और बचे अब n नेचुरल, क्योंकि 0 वाला तो पॉइंट हमने रिमूव कर दिया, तो 1 2 अप टू सो ऑन कितने नंबर है नेचुरल, इनफाइनाइट नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर पे ये पॉइंट हमारे पास
नॉट कॉन्टिन्यूस है और इसके अलावा सारे पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हम अगर सेट लिखें, सेट की फॉर्म में लिखें जिन पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑन 0 to 1। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी पता लग रहा होगा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू द पावर n किस पर टेंड करेगा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, 0 को टेंड करेगा ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या बन जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी, तो 1/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0। 0 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट है। तो अप्रोच पे देखते हैं हम, पूरे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये आ गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 को अप्रोच करे, तो ये हमारे पास 0 क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ f ऑन दिस, और एक हमारे पास ये आ गया लिमिट पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं, ये सेट लिख तो दूँ, कौन सा है? 0, 1/2, यही पॉइंट लिखूंगी मैं यहाँ पर, 1/2 रेज टू द पावर 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल है, लेकिन फंक्शन जो है हमारे पास नॉट कॉन्टिन्यूस एट इनफाइनाइट पॉइंट था। और वजह क्या है कि इनफाइनाइट पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस होने के बावजूद भी हमारे पास फंक्शन इंटीग्रेबल आ गया। उसका रीज़न ये है क्योंकि इन पॉइंट्स का सबका लिमिट पॉइंट तो एक ही था, लिमिट पॉइंट एक ही था। अगर लिमिट पॉइंट भी एक से ज़्यादा होता तब हमें प्रॉब्लम आती, अदरवाइज अभी फ़िलहाल तो लिमिट पॉइंट एक ही है। लिमिट पॉइंट क्या होता है? सीक्वेंस सीरीज के अंदर आपने पढ़ रखा है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट को अप्रोच करें, या जिन जिन पॉइंट्स को अप्रोच करें उनको हम क्या कहते हैं? लिमिट पॉइंट। डेट इज उनके नेबरहुड के अंदर फंक्शन के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाने चाहिए। तो हमारे पास इस केस के अंदर सिर्फ 0 ही लिमिट पॉइंट बन रहा है। अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट ना अगर एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट बनते तो हमारे पास चांस था कि ये नॉट इंटीग्रेबल बनता। फिलहाल तो हमारे पास एक ही लिमिट पॉइंट है, तो ये फंक्शन क्योंकि बाउंडेड भी है, एक ही लिमिट पॉइंट है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेबल। अब हमारे पास क्वेश्चन में एक और बात दी हुई है कि इसके जो एफ एक्स डी एक्स है उसके इंटीग्रल की वैल्यू को भी इवेलुएट करो। तो चलिए अब हम वो करेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। क्या था हमारे पास? शो दैट द फंक्शन, फंक्शन के अंदर वैल्यू। अब हमें क्या करना है? इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास, मैंने इसको क्या किया? ब्रेक कर दिया। किस तरीके से ब्रेक किया? हमारे पास जिस तरीके से इंटरवल के अंदर गैप्स गिवन थे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम पुट करेंगे n की पावर n की वैल्यू 0, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, जो हमने अभी f(x) की वैल्यू ली थी उसके अंदर जब हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इस साइड तो बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 x, और यहाँ पर बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 1। तो जब हमारे पास n की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है ना पहले, तो हमारे पास ये जो x बिलोंग करेगा ये कहाँ से कहाँ तक? 1/2 से 1 तक। ठीक है, तो 1/2 से 1 तक इंटीग्रल की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक है, सब कुछ इसी पर बेस्ड है। अगर ये आपने फंक्शन गलत तरीके से लिखा है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो 1/2 से लेके 1 तक हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/2 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू 1 dx प्लस। अब देखो नेक्स्ट, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1/2 रेज टू द पावर 2 से 1/2 तक। 1/2 रेज टू द पावर 2 क्या है? 1/4, और ये चीज़ क्या है? 1/2। तो लोअर वैल्यू नीचे लिखेंगे और अपर वैल्यू ऊपर लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू इस केस के अंदर क्या आ रही है? ध्यान से देखो, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1/2 प्लस नीचे आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 3, और ऊपर आ जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 2।
क्योंकि आपको इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलना है और इसके अंदर आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 1/2 अब आपको पता लग रहा होगा एक एक पावर बढ़ रही है हर केस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 से लेके 1/2 सॉरी यहाँ पर n-1, ठीक है। देखो एक तरीके से हम देखें, जब हमारे पास ऊपर वाली लिमिट थी 1/2 तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है 1/2। ऊपर वाली लिमिट अपर लिमिट 1/2 तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है 1/2। ऐसे ही यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/2 dx, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे पास कि n+1 से n के लिए क्या आ रही है वैल्यू 1/2 और हमें तो क्या निकालनी है इससे पिछले वाली वैल्यू, क्योंकि हमारे पास n से लेकर n-1 तक हम चेक कर रहे हैं ना, तो इससे पिछले वाला इंटरवल आएगा डेट इज 1/2 ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ध्यान से देखो क्या किया है मैंने यहाँ पर, जस्ट इसको सॉल्व किया। इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत अच्छे से आपको ये ऑलरेडी आता है, ठीक है। कांस्टेंट है तो 1 - 1/2 और 1/2 यहाँ से ले लिया कॉमन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि हर टर्म के अंदर आप देखेंगे कांस्टेंट ही मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसके अंदर पहली टर्म में तो क्या आ जाएगा डिफरेंस 1/2 प्लस ये वाला 1/2 बाहर, और इसको हमने वैल्यू नहीं निकालनी 1/2 को हमने 1/4 नहीं लिखना, एज इट इज़ इनका एलसीएम लो। एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा 2 यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 2 - 1 1। नेक्स्ट में आ जाएगा 2 बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 1/2 आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बाहर क्या आ रहा है 1/2 क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका मतलब 2 यहाँ पे 1/2 उसके बाद 1/2 अप टू सो ऑन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर नीचे 2 यानी कि यहाँ पर जो पावर है उससे अगली पावर यहाँ पर आ रही है। आप ये चीज़ देखो, ठीक है। इन क्वेश्चन में ये ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका क्वेश्चन आसान बनेगा। इनको सॉल्व ऐसा हमने क्यों किया, वैल्यूज़ क्यों नहीं निकाली इनको सॉल्व करते हुए, उसका रीज़न ये है क्योंकि अब ये आपके पास जीपी बन जाएगी। अब ये आपके पास जीपी बन जाएगी, क्यों? क्योंकि आप देखोगे 1/2 तो हर टर्म के अंदर है ही, फर्स्ट टर्म में बाकी क्या बच जाएगा 1, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 1/2 5 पावर है, एक निकाल ली 4 बची, डेट इज 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो n पावर यहाँ n पावर यहाँ n-1 पावर यहाँ, तो यहाँ पे 2n-1 पावर्स है, इसमें से भी आपने एक निकाल ली तो हमारे पास कितनी बच गई 2n-2, इसमें से और एक कम कर दी क्योंकि एक तो बाहर कॉमन ले ली तो 2n-2 पावर बच गई। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 1/2 अगर n-1 कर दे तो हमारे पास इसकी पावर क्या बन जाएगी, वही 2n-2, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर जीपी का फॉर्मूला लगाना है 1/2 एज इट इज बाहर, 1 - 1/2 ऊपर अपॉन में 1 - 1/2 यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास r लेस देन 1 हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 - r इंटू 1 - 1/2, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है a इंटू 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। a क्या है 1 को हमने बाहर मल्टीप्लाई किया, बट वो करे ना करे एक ही बात है, ठीक है। 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 1 - 1/4n, क्योंकि नीचे तो देखो आपके पास क्या बन रहा है, या इसको एक और स्टेप में दिखा देती हूँ मैं आपको। ऊपर 1/2 नीचे 1 - 1/4 क्या बन जाएगा 3/4, यहाँ पे 2 है तो 4n। इसी चीज़ को कैंसिल आउट करके तो मैंने यहाँ पर 2/3 लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ये आ गई। अब लगाओ
लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको तो इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने पे 2/3 एज इट इज, अंदर वाले पे इन्फिनिटी लगाएंगे 1 - 0 आ जाएगा, दैट इज 2/3। इस तरीके से आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से है। पहले हमने प्रूव किया कि हमारे पास ये जो फंक्शन था ये बाउंडेड था, इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज थी, उसके बावजूद भी हमने दिखा दिया इंटीग्रेबल है, और उसके बाद हमने उस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेलुएट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे थ्योरम 1.14.2। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट है अ बाउंडेड फंक्शन हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन ए बी इज इंटीग्रल। एक ऐसा बाउंडेड फंक्शन जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो डिसकंटिन्यूटी के, यानी कि वो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ही केवल डिसकंटिन्यूअस हो, तो हमारे पास वो फंक्शन क्या बन जाता है, इंटीग्रेबल। फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो और बाउंडेड हो, दो कंडीशन है। ठीक है, और अभी जो हमने एग्जाम्पल किया उसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थी, स्टिल वो इंटीग्रेबल था क्योंकि उसका एक लिमिट पॉइंट था। तो हमारे पास ये थ्योरम इसलिए ट्रू है क्योंकि हमारे पास इसमें ये कहा हुआ है सिर्फ कि अगर फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो प्लस बाउंडेड हो तब तो इंटीग्रेबल होगा ही होगा। इनफाइनाइट के लिए कुछ नहीं कहा हुआ इसने, तो ऐसा नहीं है कि हर बार इनफाइनाइट के केस में नॉट इंटीग्रेबल होता है, वो सिर्फ उस पर भी कोई कंडीशन है, और वो कंडीशन आपको ऑलरेडी पता लग चुकी है कि क्या है, यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर फाइनाइट पर डिस्कशन की गई है, और इससे सिमिलर ही थ्योरम है जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। तो आपको अगर ये थ्योरम अच्छे से क्लियर होगी तो नेक्स्ट वाली भी इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, याद रखना बाउंडेड फंक्शन और फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू इंटीग्रेबल। ठीक है, इसके बाद अब हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। वही आपको करना है कि क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि फंक्शन क्या है, बाउंडेड, तो एफ हमने एक बाउंडेड फंक्शन कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन तो अभी आगे काम आएगा, उसका मैं आपको बता दूंगी क्या यूज़ है। एफ आपके पास एक बाउंडेड फंक्शन है, किस पर, ए बी इंटरवल के अंदर, इंटरवल वही लेंगे जो आपके पास गिवन है। और सपोज कर लिया हमने, जैसा कि पहले भी हम क्वेश्चन के अंदर लेते हैं, कैपिटल एम से तो हम एल यू बी को डिनोट कर रहे हैं और स्मॉल एम से जी एल बी को। ये किसके लिए एम और स्मॉल एम है, ए बी इंटरवल के लिए, सब इंटरवल के लिए नहीं। सब इंटरवल के लिए तो हम स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर यूज़ करते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन या किसी थ्योरम के अंदर दो सब इंटरवल लेने हो तो एक का एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश और एक का कैपिटल एम आर डबल डैश स्मॉल एम आर डबल डैश। फिलहाल फंक्शन के लिए जब भी हम एल यू बी और जी एल बी के लिए जो एम और स्मॉल आर लेते हैं वो हम सिर्फ एम और स्मॉल एम लेते हैं, इन पर कोई बेस के अंदर आर या आर डैश इस तरीके का कुछ भी कंसीडर नहीं करते। तो जहाँ पर भी एम और स्मॉल एम है तो वो फंक्शन के लिए है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। बाउंडेड था, बाउंडेड हमने पहले यूज़ कर लिया, इसके बाद कह रहे हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। हमने कंसीडर कर लिया कि उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन की। ए भी एक इंटरवल ले लिया, इस इंटरवल के अंदर किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, a1 a2 अप टू सो ऑन an। एन टर्म्स है, एन हम कब यूज करते हैं, फाइनाइट के लिए, और अगर इनफाइनाइट लेना हो तो डैश 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 लगा देते हैं, आगे एन वाली nth टर्म नहीं लिखते। ठीक है, अब यहाँ पर a1 a2 अप टू an लिख रखा है, इसका मतलब फाइनाइट टर्म्स है। ठीक है, अब देखो यानी कि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर अप टू सोन इस पॉइंट पर। ठीक है, हमारे पास सॉरी 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 एक बार p लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भी p लिख रखा है ना, n लिखो तो यहाँ पर भी n कर देना, सारे पॉइंट्स मुझे चेंज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर p है। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता n है p है, बट अगर यहाँ पे सिर्फ a1 a2 a3 अप टू सोन डैश 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 लगा होता तो हमें प्रॉब्लम आती, मतलब तो हमें प्रॉब्लम क्या आती, तो उसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइट। बट अगर यहाँ पर आप लास्ट में ए पी ए एन इस तरीके से लिख रहे हो तो वो फाइनाइट इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और वो आपको इस फिगर के अंदर इस इंटरवल के अंदर दिख रहा है कि ये ए बी इंटरवल था। इसको हमने थोड़ा एक्सपेंड करके इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है।
A1 पे, A2 पे, अप टू सो ऑन AP पे, ठीक है, इस तरीके से। अब इन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए हमने सब इंटरवल कंसीडर कर ली। एक सब इंटरवल है, देखो हर सब इंटरवल एक एक डिसकंटिन्यूटी को कंटेन कर रहा है, ध्यान देना। A1 डैश से A1 डबल डैश A1 वाली को कंसीडर कर रहा है, A1 वाली डिसकंटिन्यूटी को। A2 डैश से A2 डबल डैश A2 वाली डिसकंटिन्यूटी को कंटेन कर रहा है। AP डैश से AP डबल डैश AP वाली डिसकंटिन्यूटी को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेबल दिखाना है, इसका मतलब कौन सी कंडीशन दिखानी है। कंडीशन हमें दिखानी है u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन इंटरवल्स के लिए इस चीज़ की वैल्यू देख लेंगे, और इसके बाद जो बचे हुए इंटरवल, यानी कि देखो इसके अंदर A1 को कंटेन करने वाला A1 डैश से A1 डबल डैश तो ले लिया, बट ये वाली ये वाली ये वाले जो सारे इंटरवल्स हैं ये तो बच जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इन इंटरवल को कंसीडर करेंगे और इस चीज़ की वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड की। उसके बाद बचे हुए पार्ट को कंसीडर करके दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक है, दोनों को कर देंगे ऐड, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी दो चीज़ें आए और दो को ऐड करने की बात है, सम वाली पहली थ्योरम के अंदर मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन बाई टू ले लेते हैं अगर बाद में दो को ऐड करना हो, सो डैट दोनों एप्सिलॉन बाई टू बन के यहाँ पे एप्सिलॉन बन जाए, ठीक है। अब अगर हमें तीन हमारे पास कुछ सम वाले हो जाए तो हम एप्सिलॉन बाय 3 ले लेते हैं, सो डेट कट कटा के एप्सिलॉन बन जाए। मतलब हमें जो है कंसीडर इस तरीके से करना है सम या फिर उनका जो सब इंटरवल की लेंथ है कि बाद में कट के एप्सिलॉन बाय 2 आए, और फिर जब इनका निकालें बीच वालों का तब भी एप्सिलॉन बाय 2 आए, सो डेट बाद में वो एप्सिलॉन बन जाए, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कंसीडर करते हुए डेल्टा आर की वैल्यू। तो अब हमने एक पार्टीशन कंसीडर किया ए बी सच दैट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी गेट एनक्लोज इन पी नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स। यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सारी की सारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो इन इंटरवल्स के अंदर एनक्लोज हो गई। कैसे एनक्लोज होगी, ये हमारे पास पी सब इंटरवल ले लिए, पी ही डिसकंटिन्यूटी थी और हर डिसकंटिन्यूटी एक एक इंटरवल के अंदर कंटेन है। कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं है जिसके अंदर दो डिसकंटिन्यूटी हो और कोई भी इंटरवल ऐसा नहीं है फिलहाल फर्स्ट केस के अंदर जो हम कंसीडर करें। केस नहीं बोल सकते इसको, दो पॉइंट्स बोल सकते हैं, क्योंकि पहले के जो पहला पार्ट है उसके अंदर हम इन सभी इंटरवल्स पे काम कर रहे हैं, उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन बच गया उनके अंदर हम काम करेंगे। तो पहले जो हम इन सब इंटरवल पर बात करें, इन सभी के अंदर एक एक डिसकंटिन्यूटी लाई कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास पी डिसकंटिन्यूटी थी जो कि पी इंटरवल्स के अंदर जा चुके हैं, यानी कि सारे के सारे जो डिसकंटिन्यूटीज हैं वो इंटरवल्स के अंदर एनक्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो इंटरवल कौन कौन से हैं वो लिखे हुए हैं, A1 डैश से A1 डबल डैश पहला, A2 डैश से A2 डबल डैश दूसरा, AP डैश से AP डबल डैश पीएथ, ठीक है, पीएथ इंटरवल। और इनकी लेंथ क्या है, इनकी लेंथ हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन बाई टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि कैसे इस लेंथ को कंसीडर करने से हमारे पास एप्सिलॉन बाई टू बच रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको 2 या 3 मिनट वेट करना होगा इस लेंथ को समझने के लिए। वैसे भी आपने देखो पिछले जितनी भी थ्योरम्स की उसमें आपको बाद में क्लियर हो ही जाता है कि उस तरीके का हमने क्यों लेंथ कंसीडर की थी, ठीक है। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए पी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स थे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू पी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस थी। एक एक पॉइंट को हमने एक एक इंटरवल के अंदर एनक्लोज कर लिया। तो अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, दो पार्ट्स के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहले के अंदर इन इंटरवल्स की लेंथ के ऊपर काम करेंगे, यानी कि इन इंटरवल्स के लिए u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी निकाल लेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास इनके बीच का जो ये स्पेस बच गया डेट इज ये वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ये वाला और ये वाला। अभी यहाँ पर और भी इंटरवल्स हैं, ऐसा नहीं है बीच में सारा खाली है, उन इंटरवल्स को नहीं लेना उनके बीच का। और आपको क्लियरली ये बात पता चल रही होगी कि ये किसी भी इंटरवल, देखो ये इंटरवल अलग है,
उसके बाद थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद ये इंटरवल है, यानी कि कोई भी इंटरवल ओवरलैप नहीं कर रहा, एक के ऊपर एक कोई भी इंटरवल नहीं है, सारे अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं इन इंटरवल्स के लिए u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू। देखो ध्यान से किस तरीके से, अब हमारे पास इन इंटरवल्स के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इन इंटरवल्स के लिए हमारे पास u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी क्या आएगा फॉर्मूला, r इज इक्वल टू 1 टू p, क्योंकि हमारे पास कितने सब इंटरवल हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, अप टू सोन pth। ठीक है, तो p सब इंटरवल्स है, तो r कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 टू p। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एम आर माइनस स्मॉल एम आर ए आर डबल डैश माइनस ए आर, क्योंकि ये हम बात किस पे कर रहे हैं, यहाँ पे आर वेरी कर रहे हैं ना, तो rth इंटरवल पे बात कर रहे हैं। देखो पहला इंटरवल किस तरीके से था, ए वन डैश से ए वन डबल डैश, पीएथ किस तरीके से है, ए पी डैश से ए पी डबल डैश, बस इस पी को ही रिप्लेस कर दो आर के साथ, तो rth इंटरवल क्या बन जाएगा, ए आर डैश से ए आर डबल डैश, और rth इंटरवल के लिए जो हमारे पास एल यू भी होगा उसको हम कैपिटल एम आर से कर रहे हैं, और जी एल बी को हम स्मॉल एम आर से कर रहे हैं डिनोट। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, कुछ बच्चे कह रहे थे इनमें डाउट आता है, ये हमारे पास सुप्रीमम होता है और ये हमारे पास इनफीमम के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो हम इनकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास किसी भी इंटरवल के लिए, देखो इंटरवल हमारे पास ए बी था, अब ये उसका आरथ इंटरवल, आरथ सब इंटरवल है। ठीक है, तो यानी कि ए आर डैश ए आर डबल डैश इस इंटरवल के अंदर तो कहीं ना कहीं कंटेन कर रहा है, सो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है, आर इज इक्वल टू 1 टू पी। ये एम आर आपको पता होगा ना, हमने इनइक्वालिटी पहले 1.1 के अंदर ऑलरेडी की हुई है कि हमारे पास स्मॉल ये जो एम आर है ये इस एम से कम होगा, और ये एम आर ये एम सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी, इस तरीके की इनइक्वालिटीज मैंने आपको सॉल्व करना बता रखा है। मान लो इनकी कुछ वैल्यू पुट करें अगर हम, क्योंकि हर चीज़ को हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज से समझना इजी हो जाता है, तो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 4 देखो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, ये इनइक्वालिटी का रिजल्ट तो हमने 1.1 के अंदर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दिस माइनस दिस करो, 3 माइनस 2। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल लिया है सो डैट आपको इन जो इनइक्वालिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है इसके बीच का रिलेशन पता लग जाए। कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, 3 माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 1, ये चीज़ हमेशा होल्ड करेगी। आप इनकी जगह ये चार वाली इनइक्वालिटी जो मैंने ली है, ये जस्ट ऐसे ही एक एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज पुट किया, आप खुद से कोई वैल्यू कंसीडर कर सकते हो जहाँ पर ये रिलेशन बस होल्ड हो, और फिर देखना थर्ड माइनस सेकेंड टर्म इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू फोर्थ माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, ये किससे कम आ रही है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम से, और ये ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश एज इट इज़। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास आर वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके पी तक, इस टर्म में तो कहीं पे आर है नहीं, इस टर्म में आर है। ठीक है, तो इस टर्म में आर नहीं है, तो इसको तो हम कहाँ ले आएंगे, बाहर, और ये आर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आर इज इक्वल टू 1 टू पी ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन एम माइनस स्मॉल एम, और ये हमारे पास क्या है, एक तरीके से हर इंटरवल का क्या है सम। देखो ए आर डबल डैश माइनस ए आर, अगर हम आर की वैल्यू 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, ए वन डबल डैश माइनस ए आर, फिर सबमिशन है तो प्लस आ जाएगा, ए टू डबल डैश माइनस ए टू डैश अप टू सो ऑन, लास्ट क्या है, ए पी डबल डैश माइनस ए पी डैश। अगर हम इसका सबमिशन खोलें तो हमारे पास यही वैल्यू तो आएगी, और ये है क्या, पहली वैल्यू क्या है, ए वन डबल डैश माइनस ए वन, इससे क्या आ जाएगा, ये वाला ये जो इंटरवल है इसकी लेंथ, सेकंड वाले से सेकंड सब इंटरवल की लेंथ अप टू सोन पीएथ सब इंटरवल की लेंथ। तो क्योंकि इन सब के बीच में एडिशन है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमने फर्स्ट केस के अंदर पी इंटरवल कंसीडर किए, इन सभी की लेंथ और इन सभी की लेंथ हमारे पास
ऑलरेडी हमने ली हुई है एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन m माइनस एम से स्ट्रिक्टली लेस देन है, तभी मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लगा दिया, एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन m माइनस एम। अब ये चीज़ कैंसिल आउट होगी तभी तो ये एप्सिलॉन बाई 2 आएगी, यानी कि फर्स्ट केस के अंदर जब हमें इनकी सबकी लेंथ का टोटल चाहिए था तो वो उस केस के लिए हमारे पास यू एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हमें किन पर बात करनी है, इन इंटरवल्स के ऊपर। एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे मान लो या कोई और इंटरवल होगा अप टू सो। अब देखो इसके अंदर बेशक से आप चेक भी कर सकते हैं, आपके पास p+1 इंटरवल्स आएंगे ये वाले। पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके a1 डैश, a से लेके a1 डैश। दूसरा a1 डबल डैश से लेके a2, a1 डबल डैश से लेके a2। तीसरा a2 डबल डैश से लेके a3 डैश। ठीक है, सॉरी यहाँ पर a2 डैश है ना। अप टू सो लास्ट वाला कहाँ से कहाँ तक होगा, ए पी डबल डैश से लेके बी पॉइंट तक। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे सेकंड केस के अंदर। टोटल तो हमें देखो पूरे इंटरवल पे बात करनी थी, पहले हमारे को पता था इन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है इसलिए इन पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट पर डिस्कशन। अब देखो मैंने एक बार यहाँ पर लिख लिए कि हमारे पास वो इंटरवल्स कौन से बन रहे थे, सो डैट अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखो इनके बीच में जो लेंथ है, ठीक है, मैंने लेट कर लिया कि हमारे पास जो टोटल लेंथ फ्रॉम ईच सब इंटरवल, यहाँ पर हम टोटल लेंथ भी नहीं सिर्फ लेंथ लिखेंगे कि हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ जो है एप्सिलॉन बाई 2 अपॉन 2 इंटू p+1 इससे कम है। यानी कि आप कोई भी इंटरवल ले लो इन सभी के अंदर से जिनका हमें बाद में u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू निकालनी है, इनकी हर एक की जो लेंथ है वो एप्सिलॉन बाई 2 इंटू p+1 से स्ट्रिक्टली लेस देन है। अब ये हमारे पास कितने इंटरवल है, ये हमारे पास p+1 इंटरवल है। मैंने आपको बताया है कि ये तो p थे पहले वाले, इनके बीच में है तो एक कम p-1 और दो ये कोने वाले, तो कितने हो गया p+1 इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो जब हम इस केस के लिए u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन हर इंटरवल की लेंथ एप्सिलॉन बाई 2 इंटू p+1। ये आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वैल्यू वेरी होगी, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो कटना होगा पहले हम वही कंसीडर करेंगे। तो ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा कि क्या चीज़ आगे कैंसिल आउट होगी। अब यहाँ पे p+1 इंटरवल थे तो हमने अपॉन में p+1 ले लिया सो डैट कैंसिल आउट हो जाए आगे जाके। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास m माइनस स्मॉल m कैंसिल आउट होने वाला था तो हमने वही कंसीडर किया। अब ये तो था हर सब इंटरवल की लेंथ, टोटल सब इंटरवल्स हैं कितने p+1, तो कैंसिल आउट होके हमारे पास ये आ गया एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल। अब आपने देखा हो फर्स्ट पार्ट के अंदर जब हमने u ऑफ एफ पी की वैल्यू निकाली माइनस एल ऑफ एफ पी की तो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 से कम आई। ठीक है, सेकंड केस के अंदर भी हम जब u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन बाई 2 से कम आ रही है। ठीक है, पहले हमने इन p सब इंटरवल्स पे बात की थी, अब ये इन जो बचे हुए रिमेनिंग p+1 सब इंटरवल्स पे बात किया है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास पूरे जो इंटरवल है उसके हम u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ पी निकाल सकेंगे, यानी कि हम पूरे इंटरवल का ऑसिलेटरी सम की वैल्यू निकाल सकेंगे जो हमारे पास किसके इक्वल आएगी, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 के इक्वल, डैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एप्सिलॉन के इक्वल आ रही है। पहले ये p पॉइंट्स लिए थे, उसके बाद रिमेनिंग p+1 दोनों की ही हमने लेंथ दिखा दी थी कि एप्सिलॉन बाई 2, और सेकंड केस में भी एप्सिलॉन बाई 2 से कम आ रही है। अब हमने दोनों को ऐड करा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी डेट इज ऑसिलेटरी सम हमारे पास एप्सिलॉन से स्ट्रिक्टली लेस देन आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये जो हमने लिया था कि फंक्शन बाउंडेड है और डिसकंटिन्यूअस है फाइनाइट पॉइंट्स पर, हमने एट लास्ट ये दिखा दिया कि इंटीग्रेबल है।
इंटीग्रेबल की कंडीशन आपने क्वेश्चंस में भी देखी होगी और थ्योरम में भी, कि जहाँ पर भी हमें f को इंटीग्रेबल दिखाना होता है वहाँ पर हमें ये प्रूव करना होता है कि u ऑफ एफ पी माइनस एल ऑफ एफ पी की वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन है। इसके बाद जो हमारे पास थ्योरम 1.14.3 है वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई है तो वो थ्योरम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब आपके बुक में एक थ्योरम है 1.22.4 1.22.4 थ्योरम, जिसके अंदर f और g इंटीग्रेबल फंक्शन दिए हुए हैं और हमें प्रूव करना है कि f g इंटीग्रेबल है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो। मैंने आपको जब फर्स्ट सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें भी आपको मैंने बता रखा है, और वो आपको वीडियोस के अंदर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगी, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा हो तो अपने क्लास ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।